देखिए बच्चों, पहले हम बात करेंगे कि हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर सकते हैं। हमने की है, अभी हमारे पास में 3 बुक है। बुक 1 है जो हमारी चल रही है, बुक 2 है और बुक 3। आवाज थोड़ी लो है। अभी ओके बच्चे? यस सर, अब ठीक है। चलिए ठीक है। तो बच्चों हमारे पास में है हमारी 3 बुक्स, बुक 1, बुक 2 और बुक 3। तो बुक 1 की हम बात करेंगे सबसे पहले। बुक 1 में हमारा एनपीओ हो गया, फंडामेंटल्स चैप्टर 2 हो गया, इसके बाद में चैप्टर नंबर 3 गुडविल हमारा हो गया, चैप्टर नंबर 4 चेंज इन पीएसआर हमारा हो गया, चैप्टर नंबर 5 एडमिशन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद रिटायरमेंट भी हो गया ना बच्चों आपका, या नहीं हुआ? अभी कुछ बैचेस में हो चुका है और कुछ में नहीं हुआ, तो सर चल रहा है अभी। चल रहा है, ठीक है। रिटायरमेंट हमारा चल रहा था। इसके अलावा जो अभी करना है, डेथ है और डिसोल्यूशन है। तो बुक, ये जो एनपीओ था बच्चों चैप्टर 1, ये गया हमारा टर्म 2 में, ठीक है, ये आएगा टर्म 2 में। फंडामेंटल, गुडविल, चेंज इन पीएसआर और एडमिशन, ये सारा हमारा आएगा टर्म 1 में। तो जिन बच्चों का रिटायरमेंट अभी चल रहा है, जिनका कंप्लीट हो गया, तो एक तो टर्म 2 का हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। रिटायरमेंट हमारा टर्म 2 में आएगा। ये भी जिनका चल रहा है, हम पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। डेथ और डिसोल्यूशन भी हमारा टर्म 2 में आएगा। टर्म 1 हमारी कब है? नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। और टर्म 2 हमारा कब है बच्चों? मार्च में, यही है ना, ठीक है। तो एनपीओ आपका आएगा मार्च में। फंडामेंटल, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन आएंगे आपके नवंबर में। ये हमारा पार्ट हो चुका है इतना। और टर्म 2 का रिटायरमेंट भी कुछ बच्चों का कंप्लीटेड है, कुछ का कंप्लीट होने वाला है, तो हो ही जाएगा। बुक 2 से टर्म 1 में क्या क्या आएगा? बुक 2 में बच्चों 3 चैप्टर हैं। बुक 2 में 3 चैप्टर हैं। सबसे पहले है इश्यू ऑफ शेयर्स, देन है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, देन है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो इन 3 चैप्टर्स की बात करें सिलेबस से, ये हमारा रिडक्शन में है, ये नहीं है सिलेबस में अब। तो ये दोनों हैं चैप्टर नंबर 1 और 2। चैप्टर नंबर 1 हमारा है टर्म 1 में बच्चों। बुक 2 से टर्म 1 में आएगा हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स, यानी कि नवंबर वाले एग्जाम में। तो अभी हमें क्या करना है, रिटायरमेंट जिनका हो गया या जिनका होने वाला है, रिटायरमेंट के बाद में हम तुरंत इश्यू ऑफ शेयर्स करने वाले हैं। और इसकी वेटेज अच्छी खासी है बच्चों, ये इसकी वेटेज है 12 नंबर की अकेले चैप्टर की। और ये जो टर्म 1 में फंडामेंटल, गुडविल, चेंज इन पीएसआर और एडमिशन है, इनकी टोटल वेटेज है बच्चों 18 नंबर की। 18 मार्क्स की वेटेज है इनकी। तो 18 मार्क्स की ये हो गई। 12 मार्क्स का अकेला ये चैप्टर हो गया। कितना हो जाएगा बच्चों हमारा? 18 + 12 30 40 मार्क्स का टोटल हमारा आना है नवंबर में। तो रहा हमारा 10 नंबर का। ये जो इश्यू ऑफ डिबेंचर सेकंड चैप्टर है, ये जाएगा टर्म 2 में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बुक 3 की। क्या कहते हो बच्चों, रिटायरमेंट के बाद शुरू कर देना चाहिए ना टर्म 1 का इश्यू ऑफ शेयर्स? यही करना है हमें। बुक 3, बुक 3 से हमारे चैप्टर होते हैं कुल 5। बुक 3 में कुल 5 चैप्टर्स हैं बच्चों। सबसे पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आप बनाना सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। सर वो तो हमने बनानी आती है, वो तो हमने बनाई थी लास्ट ईयर भी, 11th क्लास में बनाई थी। तो वो बैलेंस शीट और वो प्रॉफिट एंड लॉस आपने किसके लिए बनाया था बच्चों? वो बनाया था आपने सोल प्रोप्राइटर के लिए।
लेकिन ये जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बुक 3 के चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कंपनीज अकाउंट के, कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनको बनाने का तरीका अलग होता है। बुक टू है थ्योरी पार्ट है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग वगैरह है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे करते हैं। चैप्टर 3 में एनालिसिस का ही पार्ट आ जाता है, टूल्स आ जाते हैं, टूल्स ऑफ कंपैरिजन, कंपैरेटिव और कॉमन साइज। चैप्टर नंबर 4 में आ जाता है रेशियो एनालिसिस, और चैप्टर नंबर 5 में आ जाता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 5 चैप्टर्स हैं। इन 5 में से चैप्टर नंबर 1 टर्म 1 में है, चैप्टर नंबर 4 हमारा टर्म 1 में है, और इसके अलावा चैप्टर नंबर 2, 3 और 5 ये दोनों हमारे टर्म 2 में है। ठीक है बच्चों, तो पहले अब हमारा क्या क्या रह गया पार्ट, टर्म 1 का क्या क्या रह गया, बात करें तो इश्यू ऑफ शेयर्स रह गया, और इधर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट रह गया सिर्फ। तो 2 चैप्टर अब हमने करने हैं। ये चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स काफी लेंथी है, एक पूरा महीना खाएगा, ये पूरा 1 महीना खाएगा, कम से कम 12-13 क्लासेस लगती है अच्छे से करने तक। और याद रखना, अगर ये इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इसी से रिलेटेड है, 90% सीख जाओगे। जैसे चेंज इन पीएसआर करने पर एडमिशन सीख गए, एडमिशन का रोल होता है कहाँ पर, रिटायरमेंट में। तो ऐसे ही अगर शेयर आ गया तो डिवेंचर आ जाएगा। तो टर्म 2 की हमारी कितनी तैयारी है, ऊपर से एनपीओ तैयार है टर्म 2 का, इधर से रिटायरमेंट तैयार है टर्म 2 का। रह क्या गए बच्चों टर्म 2 के लिए हमारे पास में, अगर हम बात करें तो टर्म 2 के हमारे रह गए हैं डेथ, डिसोल्यूशन, ये रह गए। इधर से इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रह जाएगा, और इधर से हमारे रह जाएंगे छोटे छोटे 2-3 चैप्टर, ये रह जाएंगे टर्म 2 वाले। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह से हमने करना है आगे, क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। टोटल बात करें बच्चों, एमसीक्यू बेस्ड है आपकी टर्म 1, सारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे। एमसीक्यू मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। तो टोटल क्वेश्चंस कितने, 40 क्वेश्चन, और कितने देर में करने हैं, 90 मिनट्स में। 40 क्वेश्चन 90 मिनट्स। तो आप इसको करना शुरू करें, आप भूल जाओ 90 मिनट्स, आप इसको रख लो, पकड़ लो अपना 80 मिनट्स, क्योंकि बाद में 10 मिनट रिवीजन के लिए भी चाहिए। ठीक है ना, तो 40 क्वेश्चंस और 80 मिनट्स, एक क्वेश्चन 2 मिनट का। क्या क्या है, टर्म 1 में फंडामेंटल्स, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन हो चुका है, ये अभी हमने करना है। इधर से हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी सीखनी है, रेशियो एनालिसिस करना सीखना है। तो 3 टॉपिक्स हमारे रह गए टर्म 1 में। और कंफ्यूज मत होना, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आपने ऑप्ट नहीं की है, ये ऑप्शनल है। इधर यू हैव टू टेक एनालिसिस और यू हैव टू ऑप्ट फॉर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो इंस्टेड ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आपने ऑप्ट किया है फाइनेंशियल एनालिसिस को, सभी ने। तो चलते हैं बच्चों आगे, इसके आगे क्या है हमारी बात। अब जरा मेरे साथ डिस्कस करो बच्चों कि आपने क्या ये टॉपिक्स आपको आते हैं टॉपिक्स वाइज। सर एडमिशन, चेंज इन पीएसआर और रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की एडजस्टमेंट मैंने एक बैच को नहीं कराई, उसमें तो चल ही रहा है। एडमिशन की एडजस्टमेंट भी मैंने एक बैच को नहीं कराई थी, शायद आपके बैच में नहीं कराई थी ना बच्चों, लास्ट इस टीटीएस के लास्ट वाले बैच में नहीं कराई है। तो एडजस्टमेंट आ भी नहीं रही हमारी, रिटायरमेंट की भी एडजस्टमेंट नहीं आ रही है, एडमिशन की भी एडजस्टमेंट नहीं आ रही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की भी एडजस्टमेंट नहीं आ रही है। जिन्होंने कर लिया सब अच्छा है, ग्रेजुएशन में काम आएगी, बेकार नहीं जाएगी। पार्टनरशिप के अंदर से बच्चों क्या क्या सीखा आपने, पार्टनरशिप के फीचर्स याद है, एसोसिएशन ऑफ 2 or more person, sharing of profit must be there, existence of business must be there, business must be lawful or business should be carried on by all or any of them acting for all, agreement must be there, but oral भी हो सकता है, written भी हो सकता है। सिर्फ यही थे क्या फीचर्स पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन रिटन अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। क्या क्या प्रोविजंस है बच्चों, पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो 6 प्रोविजंस थे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहता है बच्चों, इक्वल
इक्वल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%. No interest. नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इंटरेस्ट ऑन लोन 6%. 6%. कंफ्यूज नहीं होना याद रखना 6% सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नॉट चार्ज फ्रॉम द पार्टनर Not charged. और इसके अलावा रेम्यूनरेशन सैलरी कमीशन नॉट अलाउड टू द पार्टनर्स और एक था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज नॉट पॉसिबल अंटिल ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री यही था बस इसके अलावा कुछ नहीं था इसके बाद आपने फंडामेंटल्स में कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था दो मेथड से फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों आते होंगे ठीक है ना कैपिटल अकाउंट में भी आपने फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग यूज किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना गारंटी पूरा हो चुका है पास्ट एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सैलरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये सारे टॉपिक आते थे गुडविल तो चैप्टर नंबर 2 पूरा है कुछ नहीं कटा चैप्टर नंबर 3 गुडविल का नेचर फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमारा आएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड पूरा चैप्टर हम कर चुके हैं सारा आपको आना चाहिए कहीं से कुछ भी आ सकता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का लोन बच्चों क्या हम एप्रोप्रिएशन में डालते थे नहीं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का लोन इज चार्ज टू बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते थे आप तो आपको क्या कराया गया था P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट से डिडक्ट करवा दिया गया था ठीक है तो यहाँ पर ये क्या करें याद रखना नोट दे दिया बच्चे स्पेशली तो समझ जाओ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को हम क्या ट्रीट करेंगे चार्ज ट्रीट करेंगे प्रॉफिट के अगेंस्ट तो कहाँ दिखाया जाएगा ये दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंस्टेड ऑफ एप्रोप्रिएशन ठीक है गुडविल का एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट से होता है रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल इज एक्सक्लूडेड ठीक है बच्चों गुडविल को रेज करके राइट ऑफ करना एक्सक्लूडेड है गुडविल अगर पहले से एग्जिस्टेड है उसको राइट ऑफ करना आना चाहिए एंट्री पता है ना ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल पहले से अपीयर है तो अदरवाइज हम एंट्री क्या बनाते थे बच्चों गुडविल की बेसिक एंट्री चेंज इन पीएसआर से बोलो तो Gaining to sacrifice. गेनिंग टू सैक्रिफाइस ये पक्का याद होनी चाहिए पूरा आएगा और इसी को एंट्री जब ये एंट्री में समझा रहा था तो मैंने इसका डेरिवेशन बताया था कि पहले गुडविल रेज करो ओल्ड रेशियो में फिर राइट ऑफ करो न्यू रेशियो में तो यही उन दोनों एंट्रीज को क्लब कर दो तो ये एंट्री बन जाती है तो वो जिसके थ्रू डेरिवेशन कराया था वो पार्ट कट गया तो बस इतना ही याद रखो गेनिंग टू सैक्रिफाइस अब आगे चलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जिसमें हमने पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आता है ओल्ड माइनस न्यू गेनिंग रेशियो निकालना आता है न्यू माइनस ओल्ड और नए पार्टनर और पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना आता है आपको यदि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिए गए हो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज तीन चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं आप लोग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस जिसके अंदर लायबिलिटी साइड से जनरल रिजर्व P&L वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व थे एक तरफ एसेट साइड में P&L डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इन सबका ट्रीटमेंट आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बैलेंस शीट बनानी आपको आनी चाहिए सर एमसीक्यूज में कैसे बनवा लेंगे हमसे बैलेंस शीट जरा सोचे तो हम मैं पहले ही बता चुका हूँ पूरी बैलेंस शीट नहीं बनवाएंगे बैलेंस शीट का टोटल पूछ लिया तो क्या करोगे बनानी तो आनी चाहिए ना ठीक है नेक्स्ट चैप्टर नंबर ये हो गया बच्चों आपका 4 पूरा है एडजस्टमेंट कट गए एडजस्टमेंट कहीं नहीं लिखा हुआ इसके अंदर अगर हम इधर से भी बात करें ट्रीटमेंट ऑफ चेंज इन पीएसआर एडमिशन हाँ बस इफेक्ट ऑफ चेंज इन पीएसआर रीअसेसमेंट ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट के बारे में कहीं कोई नहीं बोला गया है आगे चलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर नंबर 5 इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया पार्टनर एडमिट होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंज आता है मतलब कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको आना चाहिए और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल याद है बच्चों एडमिशन में आपने 4-5 केसेस पढ़े थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए फर्स्ट है केस क्या व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली तो क्या एंट्री बताई गई थी बच्चों व्हेन नो एंट्री ठीक है नया पार्टनर आता है गुडविल कैश में लाता है बोलो बच्चों कैश टू प्रीमियम Premium for goodwill. और दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू Partner. old partners so sacrificing partners पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो ठीक है ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट इसी से आगे एक छोटा सा टॉपिक और निकल गया था अगर विड्रॉ कर ले तो
जो पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएंगे टू कैश अकाउंट। Cash. Cash account. ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, ऊपर भी था, चेंज इन पीएसआर में भी था, यहाँ भी है। तो बच्चों यहाँ पर नॉर्मली बैलेंस शीट की बात नहीं हुई है ना, नहीं कैपिटल अकाउंट की बात हुई, लेकिन फिर भी तैयारी रखनी है आपने। नेक्स्ट आगे यहाँ से कुछ स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इधर से हम बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन, रिजर्व, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो एडमिशन में भी बैलेंस शीट है, क्लियरली है। आगे चलते हैं। अभी ये आ गया आपका बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1। बच्चों अब आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप सभी बच्चों को क्या करना है, कितने बच्चों के पास बुक 2 है? अभी बुक 2 है अभी किसी बच्चों के पास? नेक्स्ट क्लास से सर मेरे पास है। वेरी गुड, तब Yes, काफी please. कम बच्चों के पास होगी, काफी कम बच्चों के पास है। तो मैं क्या करूंगा, आपको आज ग्रुप पर लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। ऑनलाइन अमेजन से मंगा सकते हैं आप, उसका लिंक शेयर कर दूंगा, मंगा जरूर लीजिएगा। अदरवाइज पता चले कि आप बुक तब ऑर्डर कर रहे हैं जब चैप्टर हमारा खत्म हो गया, ऐसा नहीं करना है। चैप्टर शुरू होने से पहले सबके पास बुक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में तो आपको पता है हमारा टेस्ट है एडमिशन वाला, और उसके बाद में यानी कि थर्सडे से हमारे, वेडनेसडे और थर्सडे से हमारे को बुक 2 की जरूरत पड़ेगी। इसमें तो अभी कुछ समझ में आएगा नहीं क्योंकि चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है। तो इसमें जैसे पीछे हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट, इसमें अभी वो सब चीजें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने देख लिया है। पूरा चैप्टर है, कुछ भी रिड्यूस नहीं है सिलेबस से, थ्योरी अच्छे से करनी है बुक 2 की। ये बुक 2 से था चैप्टर 1, और इसकी वेटेज इन्होंने दी है 12 नंबर की। ये जो यहाँ पर पार्ट है आपके पास में शेयर वाला, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बुक 2 से चैप्टर नंबर 1 है, और वेटेज है इसकी 12 मार्क्स, जिसको हमने शुरू करना है वेडनेसडे से। आप लोगों का इस बैच में, ये जो बैच है 6 o'clock वाला, इस बैच में कहाँ तक रिटायरमेंट हो गया था बच्चे? जसलीन कहाँ तक हो गया था बेटा? सर रेशियोज हमने सीख लिए थे कैसे करते हैं। अच्छा, गुडविल का रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ट्रीटमेंट नहीं किया ना अभी? नहीं सर। ठीक है, तो उसको हम कंप्लीट करके छोटा सा, ये 2 से 3 क्लासेस लगेंगे, उसके बाद शेयर शुरू करेंगे आप लोगों का। तो अदरवाइज कोई फायदा नहीं है चैप्टर को बीच में छोड़ के आगे जाने का। नेक्स्ट ये है हमारी बुक 3। बुक 3 भी आप साथ के साथ ऑर्डर कर लें, और उसमें से चैप्टर नंबर आएगा, ये है चैप्टर नंबर 1। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन, ठीक। चैप्टर नंबर 2 भी इसी में है। चैप्टर नंबर 4 का कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट रिड्यूस्ड है। तो चैप्टर ये हमारी रहेगी 10 मार्क्स की, बुक 3 रहेगी आपकी 10 नंबर की। ये 3 चैप्टर रहेंगे। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हमने पढ़ना नहीं है। टर्म 2 की बात करते हैं, तो टर्म 2 में क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे? टर्म 2 में चैप्टर नंबर 1 ये हमारा कवर्ड है, इसकी वेटेज है 10 नंबर। रिटायरमेंट हमारा कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और डेथ में से तो सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेशन का आएगा, और डिसोल्यूशन तो करीब करीब ये 12 नंबर का, तो 15 नंबर का हम मान सकते हैं कवर्ड है हमारा, ठीक है। टर्म 2 का 15 मार्क्स का आपका कवर्ड है आउट ऑफ 40 मार्क्स। और ये एमसीक्यू नहीं है, ये याद रखना, यहाँ पर सब्जेक्टिव होगा आपका। बुक 2 ये तो थी बुक 1। बुक 1 से चैप्टर नंबर 1 आएगा यहाँ पर। चैप्टर नंबर कौन से हैं बच्चों? 6 और 7 और 8, ये आपके टर्म 2 में आएंगे। बुक 2 से चैप्टर नंबर 2 इशू ऑफ डिबेंचर्स आएगा, और बुक 3 से
चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 आएगा। ओके, यहाँ से ट्रेडिंग ठीक है। ओके जी, रिटायरमेंट डेथ की बात करें तो रिटायरमेंट और डेथ में एक्सप्लेनेशन ऑफ रिटायरमेंट और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया रेशियो निकालना रिटायरमेंट और डेथ होने पर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। डिसोल्यूशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, डिबेंचर्स की मैं बात कर रहा था। डिबेंचर्स में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। कोलेटरल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। स्टेट द मीनिंग एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक। बच्चों चैप्टर नंबर 2 बुक, ये हमारी है बुक 2। इसमें से चैप्टर नंबर 2 तो पूरा आ रहा है और चैप्टर नंबर 3 का सिर्फ थ्योरी पार्ट आ रहा है। स्टेट द मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, दैट्स इट। चैप्टर नंबर 3 का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है, ये चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है। ठीक है बच्चों, आगे। ओके, टीडीएस एक्सक्लूडेड है। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा नहीं फिर इसको हम डिस्कस करते नहीं। अब हम क्वेश्चंस की डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चंस किस तरह के हैं आ रहे हैं, केस स्टडी के बेस पर किस तरह के क्वेश्चंस हमारे बनेंगे बच्चों, वो जरा देखो, रीड करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, ये पीडीएफ मैंने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। यहाँ से देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ग्रुप से पीडीएफ ओपन करके क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। और एक बार बताऊं, क्वेश्चन पूरा पढ़ने से पहले ना, यहाँ से पढ़ने से पहले आप लोगों को क्या करना है, पहले नीचे से क्वेश्चन पढ़ लें। उसका फायदा ये होगा कि कई बार तो क्या होता है कि क्वेश्चंस की ऊपर से रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं। दूसरी बात, जब आपने पहले क्वेश्चंस रीड कर लिए, जब आपने पहले क्वेश्चंस रीड कर लिए तो आप फोकस्ड हो जाओगे कि आपको ऊपर इस केस में क्या क्या चीजें ढूंढनी है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस पढ़ लेंगे बच्चों। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ करके वैसे ये आइडिया हुआ किस चैप्टर का है ये क्वेश्चन, जरा नीचे से देखो। एडमिशन हो रहा है तो समझ गए बच्चों चैप्टर कौन सा है, एडमिशन का। रेम्यूनरेशन विल बी ट्रांसफर टू डैश ऑफ अमित एंड महेश एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। पता है बच्चों, अमित और महेश पार्टनर है और पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन को ईयर के एंड में आप कहाँ ट्रांसफर करते हैं, किस अकाउंट में, जनरल Capital account. कैपिटल अकाउंट, है ना। पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन कहाँ जाती है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो इस तरह के सवाल देखो कि ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। अब दूसरा सवाल, अपॉन द एडमिशन ऑफ सुंदरम सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ फॉर प्रोवाइडिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड बी डन बाय अमित ओनली, किसने किया। चलिए अभी हम बाकी क्वेश्चन को पढ़ करके भी पता चलेगा कई बार क्वेश्चन में क्या होता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अमित और महेश पार्टनर्स हैं, एक फास्ट फूड कॉर्नर ओपन कर रहे हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। They sold fast food items across the counter and did home delivery to their initial fixed capital। बेटा देखो ऐसी छोटी छोटी चीजें बदलेंगी। क्या लिखा है यहाँ पर, कैपिटल इनकी कैसी है, फिक्स्ड है। तो बच्चों हमारा तो सवाल बदल गया जो अभी मैंने नीचे किया था। नीचे में क्या कह रहा था कि रेम्यूनरेशन पार्टनर्स की कहाँ जाती है, कैपिटल में, लेकिन अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो कहाँ जाएगी, Current अकाउंट में। तो ऐसी चीजों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें। आगे चलते हैं। और कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है 120 और 80,000। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर के एंड में प्रॉफिट कितना हुआ, 120। बिफोर अलाउिंग द सैलरी या रेम्यूनरेशन ऑफ ₹3,000 पर क्वार्टर है टू अमित और 2,000 हाफ ईयर है महेश को। Such a promising performance of first year was encouraging, therefore they decided to expand the area of operation. For this purpose they need a delivery van, a few scooties and an additional person to support. 6 months into the accounting year they decided to admit सुंदरम। कब एडमिट कर रहे हैं बच्चों सुंदरम को, 6 महीने बाद। काम चलते हुए 6 महीने हो गए, अब एडमिट कर रहे हैं सुंदरम को। और सुंदरम को हमने ऑफर क्या किया है, 20% शेयर ऑफ प्रॉफिट। 20% ऑफ प्रॉफिट को व्हाट वी कैन से इज 1/5 भी 5. बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में बच्चों, और हम इसको मंथली रेम्यूनरेशन देंगे कितनी बच्चों,
2500 मंथली रेम्यूनरेशन है। सुंदरम को हमने बोला कि भाई आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करो 1,30,000 और 70,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है। बिसाइड दिस सुंदरम ने हमें और दिया है 1 लाख एज लोन फॉर 2 इयर्स। ठीक, सुंदरम से ने लोन भी प्रोवाइड किया। सुंदरम को ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और इसके बेसिस पर अब हमने सवाल करने हैं। तो चलें बच्चों आगे चलते हैं। क्या क्या है दूसरा सवाल। अपॉन द एडमिशन ऑफ सुंदरम द सैक्रिफाइस फॉर प्रोवाइडिंग हिज शेयर वुड बी डन। बच्चे जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो सैक्रिफाइस कौन करता है? पुराने पार्टनर्स, Old partners. Old partners. करते हैं। ठीक है, ये तो बात पता चल गई कि ओल्ड करेंगे, महेश और अमित दोनों करेंगे। किस रेशियो में कर रहे हैं? इक्वली करना है या 3:2 में? कुछ क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन Equally. लेनी है तो Equally. पक्का सोच के बताओ। अगर नए रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो सैक्रिफाइस Old ratio. करेगा Old ratio. पुराने 3:2. वाले के बराबर रहेगा ना। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नए रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली क्वेश्चन में ढूंढने पर, तो सैक्रिफाइस विल बी सेम एज बिफोर जो कि था 3:2। आंसर क्या आया बच्चों सेकंड का? फिर ABCD क्या लिख दें? A. B। सुंदरम विल बी एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन। सुंदरम को कितनी रेम्यूनरेशन देनी है बच्चों? हमने जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ। 2500 लिख दूं मैं आंसर में? No, sir. 2,500 into 6. इंटू 6। क्यों? क्योंकि सुंदरम एडमिट हुआ 6 महीने बाद और ये मंथली रेम्यूनरेशन है, तो इस ईयर की रेम्यूनरेशन मिल जाएगी 2500 इंटू 6, 15,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? मुश्किल लग रहे हैं, इजी है बच्चों? क्या कहते हैं? इजी है, फिर भी गलत करते हैं। While taking up the accounting procedure for his reconstitution, the accountant of the firm, Mr. Suraj Marwa, faced a difficulty. Solve it. Be answering the following. For the amount of loan that Sundaram has agreed to provide, जो पार्टनर नया पार्टनर लोन दे रहा है, he is entitled to the interest thereon at the rate of, बताइए बच्चों। 6%. 6%. जो पार्टनर लोन देता है फर्म को, he is entitled to get interest at the rate of 6%. Answer is 6%. पर एनम भी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट। बस यही था सवाल। ओके, एक केस के बेस पर 4 क्वेश्चन। सेकंड बच्चों जरा ये पढ़ो, और क्या ये चैप्टर हमने किया हुआ है? आप देख के बताओ। चैप्टर किया है? कौन सा चैप्टर है? पहला परेशानी तो यही है, चैप्टर NPO. NPO है। वेरी गुड। तो चलो कोई बात नहीं, टर्म 2 में है तो क्या हुआ, हमें सीखना है MCQs किस तरीके से ड्राइव हो रहे हैं। चलो पढ़ो जरा एक बार, इस कहानी को पढ़ लो, फिर बात करते हैं आपके साथ। कहानी पढ़ लो बच्चों। रजनी मेहता क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली इन्होंने 50 ईयर्स की एज में। She was residing in a flat of a wide apartment which is surrounded by a slum which is inhabited by economical weaker strata of the society. As the people in that area were not aware about importance of health care, a widespread ailment has been persistently prevailing as local prevailing. Rajni met with some of the well-off people of apartment and decided to open a dispensary named a local clinic to provide them cost-free medical assistance and to make them aware about hygienic living, physical fitness, economic balanced diet. Many of the apartment members agreed to it. She approached health department of the town with her proposal, which was accepted, and an initial one-time grant of ₹2 lakh was sanctioned immediately for purchase of medical equipment. 2 लाख रुपए किस लिए मिले बच्चों? मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए। ठीक है, और आगे 10 members of the apartment contributed 20,000 each as lifetime subscription. ये lifetime subscription रेवेन्यू इनकम है या कैपिटल इनकम है? Capital income. Capital income. है, क्योंकि लाइफ Rajni decided to charge ₹10 as one-time registration fee from patients. हमारे को
परचेज ऑफ इक्विपमेंट, मेडिसिन, फर्नीचर, ठीक है जी। यहाँ पर ये दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। मेडिसिन तो बार बार खरीदनी पड़ेगी। रेंट पेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फी रिसीव्ड रेवेन्यू इनकम है। ऑनोरेरियम पेड फॉर योगा टीचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऑनोरेरियम पेड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी होती है ऑनोरेरियम मतलब। अब आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है। पहला सवाल, रजनी इन्फॉर्म दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 10,000 पेशेंट्स वर रजिस्टर फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है बच्चों, सवाल क्लियर है सभी बच्चों को? किसी को कोई डाउट? इंफॉर्मेशन इज ओके, कहां पर क्या है? चलिए आगे चलते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है? ऊपर से कोई रिलेशन ही नहीं है इसका। क्या क्या बनाते हैं बच्चों नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? ट्रेडिंग अकाउंट, Receipt and payment account, income and expenditure account. receipt and payment account, income and expenditure account. So your answer will be 1 and 3. D. 1 and 3. So your answer should be D. Okay. Next. Honorarium paid to physiotherapist and sports teacher will be posted to revenue expenditure. कहाँ जाते हैं? Income and expenditure. Credit side of income and expenditure account. इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में पक्का बच्चों? Debit side of receipt and payment. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाते थे आप तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पर ऑनरेरियम जब हम पे करेंगे तो डेबिट साइड में आएंगे क्योंकि ये एक्सपेंस है। और किसके? Yes, sir. इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। ठीक है। Sir, नेक्स्ट, receipt and payment में debit side पे receipt होता था ना? हाँ रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में रिसीट होता था। Okay, sir. प्रॉफिट एंड लॉस बनता ही नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाएगा नहीं क्योंकि वहां तो इनकम जाती है और ये है एक्सपेंस। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। डोनेशन रिसीव्ड बाय मिस रजनी मेहता फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट शुड बी कैपिटलाइज्ड। क्या उद्देश्य था बच्चों इसका? पर्पस क्या था? पर्पस था डोनेशन लेने का। क्या पर्पस था? फॉर परचेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। बताओ कहाँ सर दिखाएं? कैपिटलाइज हो जाएगा बैलेंस शीट। Capital true होगा. के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। तो इट शुड बी ट्रू और फॉल्स? True. सर ट्रू। So it should be true. Next, lifetime subscription paid by 10 members. Lifetime क्योंकि वर्ड आ गया तो ये क्या बन गई? कैपिटल रिसीट। और कैपिटल रिसीट को हम कहाँ दिखाते हैं बच्चों? सर बैलेंस शीट में। Balance sheet. के एसेट या लायबिलिटी? Asset side. Asset. एसेट। क्या बच्चों? एसेट नहीं, लायबिलिटी। स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, स्पेसिफिक डोनेशन, वो सब किधर जाती हैं? लायबिलिटी साइड। Liability. जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो इसकी दो साइड होती है, एक साइड एसेट साइड और एक साइड लायबिलिटी साइड। आपको मान लो क्या मिला, ये लाइफ मेंबरशिप फीस सब्सक्रिप्शन मिली, तो इधर तो आप लिख दोगे कैश में और इधर यहाँ पर लिखोगे लाइफ मेंबरशिप फीस के साथ में। तो लाइफ मेंबरशिप फीस जो दिखा रहे हैं आप वर्ड के साथ, वो कहाँ दिखा रहे हैं? लायबिलिटी साइड में। इफेक्ट उसका है एसेट्स में भी, किसके अंदर? कैश में। कैश में। ठीक है, लेकिन इसने वर्ड यूज किया सब्सक्रिप्शन पेड बाय मेंबर विल बी पोस्टेड। इस आइटम की, इस वर्ड की पोस्टिंग कहां पर होती है? ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। ओके बच्चों, केस 3। केस 3 अभी हमने चैप्टर पढ़ा नहीं है, बुक 3 का है। केस 4 भी अभी चैप्टर हमने पढ़ा नहीं है, बुक 3 का है। ओके, इसके बाद में केस 4 जरा पढ़िए बच्चों। ये भी एनपीओ का लग रहा है मुझे, पढ़ो और जवाब देना है इसका आपको। केस 4 पढ़िए जरा, एक बार केस स्टडी कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Talent Sports Club engage in activities of identifying and promoting the sports talent from rural and tribal areas of the country. Identifying with this noble cause, Mr. Manohar, a renowned industrialist, donate rupees 50 lakh on 1st July 2020 for the construction of new hostel and mess for upcoming sportsmen. Besides this, Mr. Manohar offered the services of his personal chartered accountant free of charge to streamline the account of Total Sports Club. The chartered accountant visited the office of the NPO
on 31st March 2021 and found that till date rupees 35 lakh has been spent on construction of hostel and mess building। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या मिला? बिल्डिंग फंड हॉस्टल बनाने के लिए, बाद Yes, में sir. खर्चा कितना हो गया? 35 लाख का कंस्ट्रक्शन हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड कैपिटल फंड ऑफ रुपीज 1,20 लाख इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। He also noted that NPO had a capital fund, 1,20 लाख का कैपिटल फंड भी है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ही नोटेड वर दैट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कितने रेगुलर मेंबर हैं बच्चों? 2000, और ईच मेंबर विल पे 2000 रुपीज पर एनम। मतलब समझ गए सवाल क्या आने वाला है? सब्सक्रिप्शन कितनी होगी? पक्का ये सवाल होगा, क्वेश्चन को देख के पता चल जाता है सवाल क्या पूछेगा। आगे 1 अप्रैल 180 मेंबर्स, 1 अप्रैल 2020 को 180 मेंबर्स ने नहीं दिया सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, 20 मेंबर्स ने पे कर दिया नेक्स्ट ईयर का, और जिसमें से 5 ने एडवांस में पे कर दिया उसके भी नेक्स्ट ईयर का। देख रहे हैं हमारा क्या है बच्चों? यहाँ पर ये नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया, और उसके आगे कुछ अमाउंट कुछ लोगों ने उसके भी नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया। 31 मार्च 2021 को 110 मेंबर की फीस आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से 50 ने पिछले साल की भी नहीं दी अभी। ठीक है, 25 मेंबर्स ने फीस पे कर दी है 21-22 की एडवांस में, जिसमें से 5 हैज पेड इन एडवांस इन 2019-20। ठीक, since the accountant of not for profit organization was not clear about how to deal with the above, तो आपसे आके पूछ रहा है भाई बताओ क्या क्या करना है। और अब आप क्या बन गए हो? कंसिडरिंग दैट यू आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप बच्चों कौन हो? अब आप बच्चे नहीं हो, कौन हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। ठीक है, और आपको मिस्टर मनोहर के सवालों का जवाब देना है सीए बन करके। उम्मीद है आप सही सवालों का जवाब देंगे। चलिए बच्चों, तो पहला सवाल क्या है बच्चों? 50 लाख रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर मनोहर टुवर्ड्स बिल्डिंग एंड मैच शुड बी ट्रांसफर्ड टू। कहाँ भेजोगे बच्चों? बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग Building. फंड। Building वेरी fund. गुड, बिल्डिंग फंड में लिखेंगे। बहुत बढ़िया, सही जवाब है। आप सीए बनने के नजदीक हैं। आगे चलते हैं बच्चों। द अमाउंट ऑफ 35 लाख रुपीज स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग शुड बी। जो 35 लाख रुपए बिल्डिंग के खर्च हो गए बिल्डिंग फंड में से, उसका क्या करेंगे आप? Reflected on the asset side of balance sheet. रिफ्लेक्टेड ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और कुछ भी है क्या बच्चों? Answer 2 and 3. 2 एंड So 3 रिफ्लेक्टेड building एसेट। fund से माइनस कर दिया सर। बिल्डिंग फंड से माइनस भी कर देंगे। जो बिल्डिंग फंड मिला था उसमें से जो पैसा खर्च हो जाता है माइनस हो जाता है, और कहाँ ऐड हो जाता है वो? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड। अगर मैं इसको याद दिलाऊं तो आपको याद दिलाने के लिए मुझे याद दिलाना पड़ेगा। सवाल आपने बहुत किया था पवेलियन फंड वाला, याद आया? यस सर। पवेलियन फंड मतलब बिल्डिंग फंड। तो क्या करते थे आप? पवेलियन फंड को कहाँ दिखाते थे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये बैलेंस शीट है, इसके लायबिलिटी साइड में दिखाते थे। कैपिटल फंड होता था और पवेलियन फंड होता था। पवेलियन फंड में से क्या करेंगे? जो पवेलियन आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया उसको क्या करोगे बच्चों? माइनस के ऊपर कैपिटल फंड में ऐड कर देते थे, है या नहीं? और जितना पवेलियन बन गया, पवेलियन कंस्ट्रक्टेड आपके लिए एसेट भी है। पवेलियन कंस्ट्रक्टेड आपके लिए एसेट भी है। ठीक है बच्चों, चले आगे। चलिए आगे, आगे चलते हैं। चलो बच्चों, हाँ जी, क्या जवाब है हमारा? 2 और 3। An amount of subscription in arrear on 1 अप्रैल 2020। बच्चों इसमें से एक बहुत छोटा सा वर्ड है जो चेंज हो जाए तो पूरा का पूरा सवाल बदल जाएगा। एक तो लिखा है आउटस्टैंडिंग एज ऑन, ये है, और एक होता है एरियर फॉर। ठीक है जी, 2021 एट बिगनिंग। एक सवाल ऐसे हो सकता था। तो फॉर और ऑन में बताया था ना। ऑन का मतलब क्या है? यहाँ पर इस डेट तक का टोटल आउटस्टैंडिंग बताना है हमने। तो चलिए बच्चों, कहाँ मिलेगी ये चीज हमें सवाल में? आपके क्वेश्चन में ये चीज जो मुझे मिल रही है, डेट है 2020 की। यहाँ पर मुझे डेट तुरंत नजर आ गई, 1 अप्रैल 2020 की। इसके अंदर से मिलेगी बच्चों, ढूंढ के बताओ जल्दी से कितनी है सब्सक्रिप्शन? So 180 into 2000, 3,60,000. 180 इंटू 180 ने नहीं दिया प्रीवियस ईयर की फीस। बिल्कुल सीधे सीधे आ रहे, जो पैसा नहीं मिलता वही तो आउटस्टैंडिंग होता है।
20 मेंबर ने एडवांस में दे दिया, वो तो एडवांस अलग चीज हो गई। तो कितना पैसा नहीं मिला बच्चों, 180 मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया, और पर मेंबर सब्सक्रिप्शन कितनी थी 2000, तो टोटल कितनी हो गई 3,60,000 विल बी द आंसर। 180 मेंबर्स नहीं दे रहे, 2000 रुपए, तो उसी को बोलेंगे आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन बताना है आउटस्टैंडिंग का। अब यहाँ पर कितना है बच्चों हमारे पास, आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021, बोलो बच्चों, सवाल में ढूंढो कहां पर। 3,20,000। 3,20,000। चलिए बच्चों जरा देखें कैसे आया ये आंसर। इस डेट पर कितने मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया, 120 मेंबर्स ने, तो 110 मेंबर्स ने, 110 मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया, कितना हो गया 2,000 रुपए पर मेंबर। तो बच्चों कितना बन गया 2,20,000। इसी में आगे लिखा है दैट इंक्लूड 50 हु नॉट पेड प्रीवियस ऑल्सो, और यहाँ पर क्या है आउटस्टैंडिंग एज ऑन लिखा है, तो मतलब प्रीवियस ईयर का भी बचा हुआ अगर है तो वो भी काउंट करेंगे। प्रीवियस ईयर का कितने मेंबर्स ने नहीं दिया, 50 मेंबर्स ने नहीं दिया, तो प्रीवियस ईयर का कितना हो गया 1 लाख। तो टोटल आउटस्टैंडिंग बच्चों, टोटल आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021 या 1 अप्रैल 2021 कितना हो जाएगा 3,20,000। ठीक है, यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन समझ में आ गई है सभी को। 110 तो सीधे बोल रहे हैं, इसमें 50 वो है जिन्होंने पिछले भी नहीं दिया, तो 110 मेंबर्स का इस साल का प्लस 50 मेंबर्स का प्रीवियस ईयर का, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना आंसर आ गया बच्चों 3,20,000। ठीक है, अब ढूंढ के बताओ क्वेश्चन से अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2021 कितना है। 2021 में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, So 25 into 2000. 25 मेंबर्स ने दिया है पैसा एडवांस में, और 5 ने और भी एडवांस में दे रखा है, लेकिन वो इसमें इंक्लूडेड है। तो टोटल एडवांस कितने मेंबर्स का लेंगे हम 25 मेंबर्स का, बिल्कुल 25 मेंबर्स का 2,000 रुपए, कितना बन गया 50,000। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021 इज, बताओ बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना ट्रांसफर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कैसे पता चले सवाल में बच्चों, याद है So कितने जो करंट ईयर के होते हैं मेंबर्स इनटू एनुअल सब्सक्रिप्शन, टोटल मेंबर कितने और टोटल सब्सक्रिप्शन 2,000। मेंबर, 2,000। तो टोटल अमाउंट विल बी 40 लाख। 40 लाख। ठीक है, चलिए बच्चों अब चलेंगे हम आगे। ये सवाल किस चीज का है, रजिस्टर्ड कैपिटल, ये अभी हमने चैप्टर नहीं किया, कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन पढ़ने का, शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है। आगे चलते हैं एजाज, हाँ जी बच्चों ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, जरा पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, और फिर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या करना है। Sterling Enterprises is a partnership business with Ryan Williams and Sanya as partners engaged in production and sale of electrical items and equipments. Their capital contribution were rupees 50 lakh, 50 lakh, 80 lakh, respectively. With the profit, the sharing ratio is 5:8। बच्चों ये इनका क्या हो गया, कैपिटल होगी तीनों पार्टनर्स की, तीनों का रेशियो। As they are now looking forward to expanding their business, so it was decided that they would bring in sufficient cash to double their respective capital। बच्चों ये मीनिंग समझ में आया, Yes sir. ये क्या कहता है कि क्योंकि बिजनेस एक्सपेंड करना है तो इनको क्या करना है, अपनी कैपिटल डबल कर देनी है। तो कितनी कितनी कैपिटल हो जाएगी, 50 लाख का डबल 1 करोड़, 1 करोड़, और 80 लाख का डबल 1 करोड़ 60 लाख, ये हो जानी चाहिए कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज ड्यूली फॉलोड बाय रेयान और विलियम्स ने तो ये बात मान ली, बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन सानिया कुड नॉट डू सो, यानी कि सानिया ने अपनी कैपिटल डबल नहीं की, इन दोनों ने अपनी कैपिटल डबल कर दी। ठीक है, रेयान और विलियम्स ने अपनी कैपिटल डबल कर दी, सानिया ने कैपिटल डबल
नहीं की, लेकिन पैसे की तो जरूरत है, पैसे में तो शॉर्टफॉल आ रही है, बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो क्या करे, कुछ जुगाड़ निकाला। क्या जुगाड़ निकाला बच्चों बताओ? शॉर्टफॉल आ रहा था तो इसलिए हमने क्या कहा, एक नया पार्टनर को एडमिट कर लो। और जब नया पार्टनर आता है तो क्या लेके आएगा, पैसे लेके आएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। कैपिटल एक्सपेंशन, जो हमारा एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट है उसके लिए फंडिंग का अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक, एडमिट किया एंड न्यू पार्टनर हु वुड ब्रिंग इन द अमाउंट दैट सानिया कुड नॉट ब्रिंग। कितना पैसा लेके आएगा बच्चों जो नया पार्टनर होगा? सानिया को लाना था कितना पैसा, ये सर लिया 80 है, लाख। ये भी लिया है इतना, ये नहीं लाई सानिया, तो ये पैसा कौन लेके आएगा? नया पार्टनर लेके आएगा। तो जो नया पार्टनर आ रहा है बच्चों, कैपिटल कितनी ला रहा है? 80 लाख। could not bring and that the new partner would get share of profit equal to half of Sania's share। बच्चों जो नया पार्टनर आएगा उसका शेयर कितना हो जाएगा? सानिया के शेयर का हाफ। सानिया का शेयर कितना है? 8/18। तो जो नया पार्टनर आ रहा है कौन है भाई? कोई भी होगा, कौन है भी? इजाज है। इजाज आ गया सामने या नहीं? कुड नॉट ब्रिंग इक्वल टू, ठीक है, विच फॉर विच सेक्रीफाइस बाय सानिया ओनली। और सारा सेक्रीफाइस कौन करेगा? सानिया। तो इसका हाफ कितना हो गया बच्चों? इसका हाफ हो गया, वैसे तो 4/9 बोल सकते हैं, इसका भी हाफ कर लेंगे तो क्या हो गया? 2/9। ये नए पार्टनर का शेयर है। ठीक है, इजाज का शेयर क्या है? जो नया पार्टनर आया है 4/9 कह लो या 4/18 कह लो या 2/9 कह दो। Consequently to this agreement, Izaz was admitted and he bought the required capital। मतलब कितनी कैपिटल लाया होगा? 80 लाख। रुपीज 30 लाख लाया वो गुडविल के लिए। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आपको बताना है। बताओ बच्चों नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया? तो ये न्यू Sir, C. पार्टनर का कैसे आया? क्या बेटा? न्यू पार्टनर का रेशियो कैसे आया? न्यू पार्टनर का रेशियो ये क्वेश्चन में बोला, यहाँ पर लिखा है, ये वाला पार्ट पढ़ोगे, ये वाला मिला बेटा? जो नया पार्टनर है दैट विल गेट प्रॉफिट इक्वल टू हाफ ऑफ सानिया शेयर एंड विच वुड सैक्रिफाइस बाय सानिया ओनली। तो सानिया का शेयर कितना था? 8/18। इसका हाफ हो गया इजाज का शेयर। आ गया समझ में? और सारा का सारा सैक्रिफाइस किया सानिया ने। तो नया रेशियो पूछता है बच्चों। पहले क्या था? 5/8 था। अब क्या हो गया? इसका आधा किसके पास चला गया? इजाज के पास चला गया। तो इसके पास कितना रह गया? 4। रेशियो क्या बन रहा है? आगे डायरेक्ट समझ में? ये था शॉर्टकट। ठीक है, 1 मिनट में आ गया। अदरवाइज आपको क्या करना है? सानिया का शेयर कितना है भाई? 4/9। तो उसका हाफ कितना हो गया? 2/9। ये किसका शेयर है? इजाज का। और सानिया का शेयर कितना रह जाएगा? सानिया का पहले 2/9। 8/18 था, सानिया ने कितना दे दिया? 2/9 दे दिया। तो इसका भी क्या रह जाएगा? 2/9। सानिया का 2/9, इजाज का भी 2/9। पुराने पार्टनर्स का तो चेंज नहीं होगा, वो तो दे नहीं रहे। कौन कौन थे भाई? रियान, विलियम, सानिया, इजाज। 5/18, 5/18 इनका तो चेंज नहीं हुआ। 8/18 था, क्या रह गया बच्चों? 2/9। इजाज का भी क्या रह गया? 2/9। डिनोमिनेटर बराबर कर दें तो 5, 5, 4, 4। ठीक है, आगे चलो। कितनी कैपिटल ला रहा है नया पार्टनर इजाज? 80 लाख which was not bought by सानिया। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, आपको जो गुडविल दी गई है वो कितनी है? किसकी है? 30 लाख रुपीज गुडविल इजाज। इजाज की। और इजाज जो गुडविल लाया होगा वो कितनी लाया होगा? टोटल गुडविल में से अपना शेयर। शेयर तो बताओ बच्चों, निकालो जल्दी, निकाल के बताओ मुझे कितनी गुडविल होगी। 1,35 लाख। कैसे निकाली बच्चों? ये देखो 30 लाख इसका शेयर है, इजाज का शेयर। हम ऐसा कह सकते हैं, अगर समझाने की बात आएगी तो इजाज की जो गुडविल है दैट इज 2/9 ऑफ टोटल गुडविल। वो टोटल गुडविल में से अपना शेयर लाया।
और 2/9 ऑफ टोटल गुडविल, जो कि कितनी है 30 लाख। 30 lakh. तो टोटल गुडविल कितनी आ गई बच्चों, निकल गई यहाँ से। टोटल गुडविल 30 लाख इंटू 9/2, 15 लाख इंटू 9, 135 लाख, 1,35,00,000 रुपए। आंसर क्या हो गया बच्चों 135। आ गया समझ में? किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो बता देना। अच्छा एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन में अगर गुडविल की एंट्री करने को बोला जाएगा, पूछा कि करेक्ट जर्नल एंट्री बताओ गुडविल के लिए, तो आप अपनी एंट्री सोच लो ना, आप क्या एंट्री करते हैं यहाँ पर गुडविल के लिए? जो नया पार्टनर गुडविल आता है उसके लिए क्या एंट्री बनाते हैं? So cash to premium for goodwill. उसके बाद So premium for goodwill. तो किसको The दे? Sacrificing partners. sacrifice. रेयान, विलियम और सान्या तीनों को देते। नहीं Sanya. सानिया को से। सैक्रिफाइस किसने किया? सान्या। तो सारी गुडविल भी मिलेगी सान्या को। ठीक, अब ढूंढ लो जरा ऑप्शन। कैश टू प्रीमियम का तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा मुझे, तो कैश टू प्रीमियम का तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जो एंट्री नजर आ रही है बच्चों वो किस कौन सी है? कैश वाली तो है नहीं, तो दूसरी वाली है B. सभी। सारी गुडविल किसको मिल रही है? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सान्या, 3 लाख रुपए, 30 लाख रुपीज पूरी। ठीक है, दूसरी क्या? पहली एंट्री कैश टू प्रीमियम 30 लाख, दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सान्याज कैपिटल, क्योंकि सारा सैक्रिफाइस किया सान्या ने। काम खत्म, आगे चलो बच्चों। इसके बाद जरा पढ़िए और बताइए ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। एक टास्क तो यही हो गया, जिन्होंने कम पढ़ाई की उन्हें तो यही समझ में नहीं आएगा चैप्टर कौन सा है। एनपीओ। एनपीओ, गुड। आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इसके आंसर्स को, क्वेश्चंस को। विजय शंकर, एक एक्स इंडियन क्रिकेटर, डिसाइडेड टू स्टार्ट अ क्रिकेट अकेडमी टू ट्रेन द यंग enthusiastic players of down south. With the support of guidance of his family, he started the Star Cricket Academy at Trunelveli Township area on 1st April 2020. लैंड उनके ग्रैंडफादर जी ने डोनेट कर दी एज पर हिज विल। एज पर हिज विल मुझे जैसी नजर आया, मुझे एक वर्ड नजर आ गया, एक कुछ होता था एनपीओ में एज पर विल, क्या होता था बच्चों, याद आ रहा है कुछ? अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द विल, क्या कहते थे? भूल गए? Legacy. लेगेसी, ठीक है ना। लेगेसी इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द विल। His grandfather Shankar ji ने भी डोनेट किया 5 लाख रुपीस फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रनिंग द अकेडमी। He spent ₹3 lakh for construction of pavilion. Okay, 200 members of that city joined the academy and they paid yearly subscription of 120 each. बात समझ में आई बच्चों? इसका क्या काम होगा? 200 मेंबर है, हर मेंबर सब्सक्रिप्शन देगा एनुअली 1200 रुपए। काम आएगा है ना? पता चल गया? क्वेश्चन से मैंने कहा था पता चल जाएगा सवाल कैसा पूछने वाला है। 10 मेंबर्स ने एडवांस में पैसा दे दिया नेक्स्ट ईयर का भी। विजय शंकर अपॉइंटेड वेल एक्सपीरियंस कोच, जिसको हम फी पे कर रहे हैं 1,20,000 पर एनम। द मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कितने हैं बच्चों? 75,000 है। बैट बॉल हमने खरीदी 15,000 की, स्टॉक बचा हुआ बैट बॉल का 1,000 रुपए का। और बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द एकेडमी? बताओ बच्चों। Subscription. सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल सब्सक्रिप्शन से पैसा मिलेगा। कहाँ से कितना मिलेगा बच्चों? ठीक है जी। आप फिलहाल तो इसने पूछा प्राइमरी सोर्स, तो हम क्यों बताएं फालतू? 1 नंबर का सवाल लिख दो, सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम में कितनी आएगी बच्चों? 1,20,000. 200 मेंबर, नहीं, 2 लाख 2,40,000. 2,40,000. 1200 रुपए ईच, तो इनकम विल बी 2,40,000। ठीक है जी। नेक्स्ट, हाउ विल यू ट्रीट द लैंड डोनेटेड बाय हिज ग्रैंडफादर?
liability side of balance sheet. कैपिटल, इसको लिख दो, इट विल बी ट्रीटेड एज लीगेसी ऑफ कैपिटल नेचर, क्योंकि बड़ा अमाउंट है, कैपिटल नेचर टू बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज का मतलब ये होता है एंड शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है जी। अब चलिए लायबिलिटी टुवर्ड्स द एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितना पैसा सब्सक्रिप्शन का एडवांस में मिला है? 12,000. 12,000. 12,000. पर 1200 रुपए ईच कितना हो जाएगा? जीरो ठहरती नहीं, कुछ बच्चों की एक ही जगह पे आगे पीछे भाग जाती है। आगे देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कितना पैसा सब्सक्रिप्शन का रिसीव किया है क्रिकेट क्लब ने सब्सक्रिप्शन का, बताओ बच्चों। तो 2,40,000 होना चाहिए, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट में सारे टाइम के शायद रिकॉर्ड होते हैं। जो भी सारा पैसा मिला वो सब आता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब फिर से इसी बात पर आप अमल करो बेटा आयुषी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो भी टोटल पैसा हमें करंट ईयर में मिलता है वो लिखा जाएगा। तो करंट ईयर में मिला कितना? एक तो 200 मेंबर्स ने हमें दिया 1200 रुपए, प्लस 10 मेंबर्स ने, और कुछ लोगों ने एडवांस में भी दिया, 10 मेंबर्स ने अगले साल का एडवांस में दे दिया। तो 10 मेंबर्स ने अगले साल का एडवांस में दे दिया, तो कितना हो गया टोटल रिसीव? आपने बोला था ना आयुषी, तो टोटल रिसीव कितनी बेटा? 252,000 ड्यूरिंग द करंट ईयर। ओके ओके सर। नेक्स्ट, अगर आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछता है तो उसमें रिसीट से मतलब नहीं होता पैसा मिला कितना, उसमें मतलब होता है इनकम कितनी है, और रिसीट में पैसा आया कितना एडजस्ट करते। What amount should be charged to income and expenditure account? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम कितना अमाउंट डालेंगे कि बैट बॉल कंज्यूम हो गए? बच्चों कितने बैट बॉल कंज्यूम हुए आपके? खरीद के कितने लाए थे? परचेज किया था बच्चों बैट बॉल कितने की? 15,000. 15,000. और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक कितना? 1,000, 14,000 के कंज्यूम हो. कंज्यूम हो गया 14,000। ठीक है, तो कंज्यूम विल बी ₹14,000। ठीक, ठीक है बच्चों, ये हमने आज डिस्कस कर लिया है। अपना क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, केस स्टडीज के ऊपर रहेंगे।